सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेसन 5 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लेसन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे आपभाव सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? आपभाव का नियम या फिर आपभाव सिद्धांत। देखिए इसमें क्या बोली गई है कि अगर हम इसमें बात करें तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो सब सेल होते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सब सेल क्या होते हैं। तो सब सेल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश आपभाव सिद्धांत कहलाता है। यानी कि जो सब सेल हैं आपके, उसमें जो क्रमिक सिद्धांत है, यानी कि जो क्रमिक, एक तरीके से क्रमिक सिद्धांत बोल सकते हो। क्रमिक आपका एक तरीके से क्रमिक को बोलना चाहिए कि पंक्ति के रूप में, कि पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। तो क्रमिक प्रवेश जो होता है उसको हम बोलेंगे आपभाव सिद्धांत। इसकी उत्पत्ति एक जर्मन मुहावरा आपभाव प्रिंसिप से हुआ था, जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। क्या? एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल। तो ये जो था मेनली कुछ आपभाव का सिद्धांत था, जो कि एक तरीके से इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि इनके सिद्धांत में जो कुछ चीजें आधारित कैसे देखते हैं, इनके बारे में क्या बोला जा रहा है कि जब सब सेल के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी को याद रखना है कि जब कोई भी आपका जो सब सेल है उसके लिए अगर n+1, ठीक है, का मान अगर यहां पर आपका न्यूनतम होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले उसी में प्रवेश करेगा। क्या करेगा? उसी में प्रवेश यहां पर करेगा। और अगर हम बात करें दूसरे की, तो जब सब सेलों के लिए n+ अगर हम 1 की बात करें का मान 1 ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन सब सेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। और यहाँ पर n और l क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या तथा द्विगंशी संख्या है। तो यहाँ पर ये l है, सॉरी मुझे पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई, ये 1 नहीं, ये यहाँ पर l आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि जो आपभाव सिद्धांत के अनुसार सब सेल का ऊर्जा क्रम कैसा होगा। पहले 1s आएगा, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, देन 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s और 5f। तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि पूछ लेगा कि भैया सब आपभाव के सिद्धांत के अनुसार सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर किसका होगा। तो यहाँ पर f जो है आपका 5f, उसका यहाँ पर बड़ा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, ठीक। और यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि क्रोमियम है, कॉपर है, ठीक है, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, इनके वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आपभावों के नियम के आधार पर लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से थोड़े भिन्न होते हैं। चलिए बात करते हैं अगला कि क्वांटम सिद्धांत के बारे में जानते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में जानते हैं, क्वांटम संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा जानने के लिए निम्नलिखित 4 तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। ये 4 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का कोष, उस कोष में कितने सबकोष हैं वो, या कौन से सबकोष में है वो, या फिर उस सबकोष में, यानी कि सब जो है यहाँ पर कैटेगरी की बात की जा रही है, उसमें किस कक्षक में है, कौन से ऑर्बिट में है, और उस कक्षक में उसका चक्रण क्या है। तो ये जो है 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वांटम संख्याओं के लिए। तो देखिए क्वांटम संख्या मुख्य 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है। इसे n द्वारा जो है हम सूचित करते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन मान 1, 2, 3 इत्यादि कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, किंतु शून्य नहीं होगा। n का मान जब एक इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था को बताता है, तो n का मान जब 1 होगा तो वो नॉर्मल स्टेट को बताएगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? हम करते हैं n से डिनोट। चलिए दूसरा आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो कि हमने पढ़ा था n+l, l से इसको जो हम डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करता है और इसे l से सूचित किया जाता है। n के किसी भी मान के लिए l का मान जो है 0 से लेकर n-1 जो l तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखिए n अगर 1 है तो ये 0 भी हो सकता है, n2 है तो 0, 1 हो सकता है, और ये n3 है तो 0, 1, 2 हो सकता है, और n4 है तो ये 0, 1, 2, 3 हो सकता है। तो यहां पर यही चीज आपको याद रखना है कि जो l का मान होगा वो हमेशा 0 से लेकर n-l तक होगा, यानी कि जो भी मान होगा
होगा, उससे जो है थोड़ा सा वो कम रहेगा, उसके बराबर नहीं होगा। जैसे 4 है तो ये 4 कभी नहीं होगा। तो यहां पर देखिए जो क्वांटम संख्या है प्रतीक n है, फिर ये l है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है उसका प्रतीक m होता है, और चक्रण क्वांटम संख्या का जो प्रतीक होता है वो s होता है। इसमें क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है, और इलेक्ट्रॉन का कक्षक होता है, और इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। तो इन सब चीजों की जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम m से मैग्नेट m से सूचित करते हैं। इसकी बात करें तो अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन की कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है। क्या करता है, अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है, और उसको m द्वारा हम सूचित करते हैं। इसका मान l के प्रत्येक मान के लिए -l से लेकर +l तक हो सकता है, लेकिन जो है इसका मान 0 भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि m यानी मैग्नेट यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो इसका जो मान आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको m मिलेगा। और मतलब जो m होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस आपका मतलब प्लस से लेके माइनस तक, या फिर माइनस से लेके प्लस तक आप बोल सकते हो कि -l से लेके आपको +l तक इसका कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए कैसे, अगर l 0 है तो m 0 हो सकता है, l 1 है तो क्या होगा भैया -1 +1 हो सकता है, और 0 भी बीच में रहेगा। l 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे उठते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या में l की वैल्यू 2 है, तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसकी वैल्यू होगी -2 -1 0, उसके बाद होगा +1 +2। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठेगा इससे कि इनमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि अगर, देखिए इसको मैं डिलीट करके बताता हूं कि देखिए क्वेश्चन देंगे कि l बराबर 2 है, और तो आपको m बराबर बताना है कि m बराबर क्या होगा, तो वो तो आप बता दोगे कि भैया ये है। अब एक और ऑप्शन देंगे कि इनमें से कौन सा m का मान नहीं हो सकता, -2 +1 -3 +2 ये 0, तो आपको लगाना पड़ेगा -3 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है घुमा घुमा कर यहां पर पूछा आपसे जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब m के पूर्णांक मानों की संख्या क्या होगी, 2l+1 होगी। क्या होगी, 2l+1 होगी। और n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या क्या होगी, तो भैया वो होगी n²। क्या होगी, n²। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि n के कुल मानों के लिए m की कुल संख्या, और n यहां पर क्या था, m जो था मुख्य क्वांटम संख्या था। n क्या था, मुख्य क्वांटम संख्या, और m क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये दोनों चीजें आपको जो रिलेशन बताता है याद रखना है। अब जो 4th नंबर का पॉइंट है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें क्या बोला गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है कि कितने चक्रण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता है, और इसे s से सूचित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, s से सूचित किया जाता है। इसके 2 मान होते हैं, +1/2 और -1/2, यानी कि हाफ जो है प्लस और -1/2, यहां पर दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं, तो 2 मान होते हैं, +½ और -½ बात करते हैं पाउली का नियम। तो पाउली का जो नियम था अपवर्जन का सिद्धांत यहाँ पर कहलाता है। तो उसके बारे में जानते हैं। क्या बोला है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यह बतलाता है कि एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं हो सकती। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉन के n l m के मान एक ही हो तो उनमें से एक के लिए s का मान +1/2 तथा दूसरे के लिए -1/2 होगा। तो ये चीजें यहां पर किसने बताई है, ये चीज पाउली ने आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न है हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हुंड के नियम के देखिए, इनको आपको याद करना पड़ेगा, रट लो, वही है। इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कल को बन जाए तो कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन एक पॉइंट दे देंगे कि ऐसा किस नियम में होता है। तो हुंड के नियम में ऑर्बिट किस में होता है वो पूछ लेंगे। तो हुंड के नियम को उच्चतम गुणन का नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि हुंड के नियम को और क्या भी कहते हैं। तो उच्चतम गुणन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। क्या करता है, पहले जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसके बाद उसमें से किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब ऑर्बिटल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण स्पिन वाले होते हैं, और दूसरे में ऋण आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से यथासंभव दूर रहने की प्रवृत्ति होती है तथा कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी युग्मित होते हैं। जब किसी उपकोष की सभी कक्षों में एक इलेक्ट्रॉन
हो जाता है। तो मेनली जो है पहले एक एक करके जाएंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और दोनों के जो है विपरीत चक्रण होने लगेंगे, दोनों के विपरीत स्पिन करेगा एक दूसरे से दूसरी दिशा में। तो ये एक हुंड का नियम था। बात करते हैं ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं? तो नाभिक के चतुर्वेद यानी कि चारों तरफ तेवम का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चारों ओर। जो है ऑर्बिटल वही है कि जैसे ये मान लीजिए आपका यहाँ पर ये नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसको हम ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर और विभिन्न दिशाओं में पाए जाने की प्रायिकता का आकलन भी किया जा सकता है। तो ये आपका नाभिक हो गया, इससे कितनी दूरी पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है उसको आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो। तो ये चीज जो है ऑर्बिटल की बात यहां पर की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि अगला टॉपिक जो होगा वो है समस्थानिक। तो समस्थानिक इस पे क्वेश्चन आते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसमें से रेयर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इससे फिक्स है कि जो है आपके यहां पर क्वेश्चंस आने ही। तो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स की बात करें तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के भिन्न या किसी तत्व के विभिन्न समस्थानों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो हमने पढ़ा था भैया कि जिसका भी परमाणु संख्या होगा तो वो क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या कहलाएगी। परमाणु पास से प्रोटॉन, पास से परमाणु। और किंतु नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अगर भिन्न भिन्न होती है तो उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। तो यही चीज आपको यहां पर याद रखना है, जिसको हमने क्या पढ़ा था कि नीचे वाला जो होगा, हमने क्या पढ़ा था, x था और नीचे z था, ऊपर a था। तो ऊपर वाला हमने द्रव्यमान संख्या पढ़ा था, है ना, नीचे वाला हमने परमाणु संख्या पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर ये आपको याद होगा तो z है। तो यहां पर वही चीज बोली जा रही है कि जिसका परमाणु संख्या समान होगा तो उसको हम समस्थानिक बोलेंगे। तो ये देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो ये देखिए यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो ये इसके क्या होगा, समस्थानिक होगा। तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एक ऐसा यहां पर तत्व आपको देखने को मिल रहा है जिसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 1 किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3 होती है। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। तो पहले वाले परमाणु संख्या को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रोटियम। दूसरे वाले को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। तीसरे वाले को हम बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं पहले वाले को? याद कर लीजिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पहला प्रोटियम है, दूसरे में 2 आ गया तो ड्यूटेरियम हो गया, तीसरे में 3 आ गया तो ट्राई आ गया, ट्रिटेरियम आ गया। हाइड्रोजन के इन तीनों समस्थानिकों के परमाणु में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किंतु इनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 0 1 और 2 होती है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको a-z करना पड़ता है, ठीक है। तो a- अगर आप z करते हो तो यहां पर देखिए, यहां पे 1 - 1 हो जाएगा 0, फिर 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 - 1 हो जाएगा 2। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप न्यूट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक चीज पता चली कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है जोड़ होता है। तो ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन के बारे में कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं C612 और C614 के नाम से हम जानते हैं, जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 6 और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 12 होती है और 14 भी होती है। तो एक की 12 हो गई, एक की 14 हो गई। अगर इसमें आपसे पूछे न्यूट्रॉन संख्या आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6 पहले वाले का, फिर 14 - 6 यानी कि 8। तो इसकी 6 और 8 जो है न्यूट्रॉन संख्या यहां से निकाल सकते हो आप। अब जो है समस्थानिकों के कुछ गुण होते हैं, क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए समस्थानिकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण दिया गया है कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। क्या होंगे? रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। सभी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त करते हैं और एक स्थान ग्रहण करते हैं। और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर समान होगी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है हाइड्रोजन के बारे में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें कही गई हैं, तो देखते हैं।
समस्थानिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक समान स्थान, यानी कि आइसो का मतलब होता है समान और टोप्स का मतलब होता है स्थान। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये देखिए, इसलिए मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है, ये तीन ऐसे हैं कि जिनके अलग अलग समस्थानिकों के मतलब समस्थानिकों के अलग अलग नाम है। और पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। तो ये भी मोस्ट आईएमपी यहाँ पर फैक्ट मिलना है। ये मतलब नोट में जो लिखा है तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा जो है 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी, एकदम इसको अंडरलाइन कर लो, जो करना है इसको कर लो, याद कर लो। पोलोनियम की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक समस्थानिक है। और चौथा पॉइंट मोस्ट आईएमपी की हाइड्रोजन का समस्थानिक जो 3rd नंबर वाला है ट्राइटियम है ना, ट्राइटियम है 1H3, जिसमें 2 जो है नाइट्रोजन की, वो नाइट्रोजन बोला न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो रेडियो सक्रियता का गुण जो है प्रदर्शित करती है, किसका रेडियो सक्रियता का गुण यहाँ पर प्रदर्शित करती है, ट्राइटियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडियो सक्रियता से रिलेटेड चीज यहाँ पर आ गई। अब बात करते हैं संभारक की, आइसोबार्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने आइसोटोप्स के बारे में बात की, अब हम आइसोबार के बारे में बात करते हैं कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या है एक ही किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। द्रव्यमान संख्या एक है किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी। तो उल्टा है सीधे सीधे आपका आइसो, जो हमने पीछे जो समस्थानिक पढ़े थे आइसोटोप्स, उसका उल्टा है, संभारक कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो है उल्टा हो जाएगा। इसमें जो हमने पढ़ा था जेड एक्स ए पढ़ा था, तो इसमें जो है ए हमेशा जो है बराबर रहेगा, जेड यहाँ पर बदलेगा। तो संभारकों की परमाणु संख्या में भिन्नता का कारण है उनके तत्वों के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या का भिन्न होना। प्रोटोन अलग होते हैं। संभारक जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान भारी, यानी कि समान आपका वजन। जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन का आपको क्या मिल रहा है, 18 देखने को मिल रहा है, 40। फिर उसके बाद पोटेशियम की बात करें तो इसमें भी 40 है, और कैल्शियम की बात करें तो इसमें भी 40 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो है सभी सेम है। और इसमें आप अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना अगर यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 40 में से आप 18 घटा लो, 40 में से आप 19 घटा लो, और 40 में से आप 20 घटा लो। तो इस तरीके से जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें मिलेंगी 20, 21 और 22, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा आइसोबार आइसोटोप्स। बस क्वेश्चन यही आता है कि आइसोबार में क्या होता है, तो इसमें आपको द्रव्यमान जो है संख्याएं बराबर होती है। और आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है अगर हम बात करें तो प्रोटॉन संख्याएं जो है यहाँ पर प्रोटॉनों की बात करें और इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जो होती है परमाणु संख्या, देखिए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनते हैं, परमाणु संख्या बनाते हैं, एटॉमिक नंबर बनाते हैं। तो वही चीज आपको याद रखना है कि जो संभारक है इसमें आपका द्रव्यमान संख्या बराबर होता है और उसमें जो है एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर होते हैं। तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि संभारक में क्या होता है और इसमें क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगला देखिए एक और एग्जांपल नाइट्रोजन का। इसमें भी देखिए नाइट्रोजन और कार्बन जो है दोनों समान है, यानी कि संभारक कहलाते हैं। फिर सोडियम और मैग्नीशियम ये भी संभारक कहलाते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या बराबर। तो कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमको जो है याद करना है, इस तरीके से आप इसको रट सकते हो। अब संभारक के भी गुण देख लेते हैं कि संभारक के गुण क्या होते हैं। तो इसके गुण है, देखिए भैया, संभारकों के अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। संभारकों के रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। और संभारकों के वे भौतिक गुण एक समान होते हैं जो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तो तीनों मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, संभारकों के अधिकांश भौतिक गुण यानी कि दिखने में वो एक से होंगे, उनके जैसे भंगुरता है, कठोरता है, ये सब चीजें बहुत सी मिलती जुलती होंगी। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि संभारकों के रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वदा भिन्न होते हैं। तो रासायनिक केमिकल की अगर हम बात करें, केमिकल गुण की बात करें, तो किसी से अगर रिएक्शन करना है पानी से, मान लीजिए एक समस्थानिक पानी से रिएक्शन कर लेगा, दूसरा कहो ना करे, एक एसिड से कर ले, दूसरा बेस से कर ले, है ना। तो इस तरीके से ये भिन्न भिन्न हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, संभारक जो होते हैं उनके भौतिक गुण एक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तो भौतिक गुण तो एक समान है ही, पहला पॉइंट भी हमने वही पढ़ा था। नोट में है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से संभारक बनते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उनके जो बीटा कण होते हैं, देखिए रेडियो सक्रिय तत्व में अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उत्सर्जन के संभारक बनते हैं। तो बीटा कण जो है, इससे जो उत्सर्जन होता है उससे जो है संभारक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये आपको संभारक और जो है आइसोटोप्स और आइसोबार आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक, इस समस्थानिक और संभारक।
अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक की अगर हम बात करते हैं तो बेतत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होती है उनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें समान होगी, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे समान होगी, जब आप ए में से जेड को माइनस करोगे तो ये जो मिलेगा न्यूट्रॉन ये सभी में सेम होगा। जैसे ये देखिए फास्फोरस में क्या है 31 और 15 है, तो अब अगर आप 31 में से 15 घटाते हो तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। आप सल्फर ले लेते हो तो इसमें 30 में से अगर 14 घटाओगे तो भी 16 मिलेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक हो गए। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था ये। अब बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा कि भैया इनमें जो है इलेक्ट्रॉन आयन समान होंगे, जैसे कि आपका Mg डबल फिर F डबल माइनस सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 10 ही पाई जाती है। तो ये कुछ जो है एग्जांपल है इनके। तो ये यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब अगला जो लेसन आएगा हमारा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, हम यहाँ पर जानेंगे, अल्फा बीटा किरणों के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो अगर लेसन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।